जय हिंद साथियों। हम लोगों ने कल राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 10 की किताब है वो शुरू करी थी। आज हम इतिहास का काल विभाजन यहाँ से शुरू करेंगे। ये शुरू करने से पहले हमने जो कल पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन हो जाए। रिवीजन ही डिवीजन है, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो 1949 से पूर्व राजस्थान नामक भौगोलिक इकाई का कोई अस्तित्व नहीं था, ध्यान में रखना है। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इस भौगोलिक इकाई के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। और कर्नल टोड ने 1829 में एनल्स एंड एंटीक्विटी जो राजस्थान में इसे राजस्थान या राजस्थान कहा था। और 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से यानी एकीकरण का जो चौथा चरण था उसमें राजस्थान का नाम राजस्थान रख दिया गया था। ठीक है, फिर इन क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। एक तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, कुछ वहां बसी जातियों के नाम के आधार पर मिलता है। और ऋग्वेद में भी कुछ प्राचीन नामों का उल्लेख हुआ, जैसे मरु है, धनु है, जंगल है, मत्स्य है, सूरसेन है। मरु और धनु दोनों का प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ। फिर जोधपुर पहले मरु, फिर मरुआर, फिर मारवाड़ कहलाया। और जंगल शब्द का प्रयोग किसके लिए? जहाँ समी, केर और पिल्लू आदि के वृक्ष होते थे। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जंगल देश कहलाता था, हमने पढ़ा था। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में हुआ, एक सूरसेन था जिसका भी उल्लेख महाभारत में हुआ, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है। और मत्स्य जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत है। और ये सूरसेन है भरतपुर का जो मथुरा के पास का क्षेत्र है, धौलपुर है, करौली है, इसके आसपास का। ठीक है, महाभारत में उल्लेख है सूरसेन और मत्स्य का, महाभारत में भी उल्लेख है, हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है। अब कुछ नाम और हैं भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हम देख लेते हैं। माई नदी के आसपास का क्षेत्र जो प्रतापगढ़ में वो कांठल कहलाता है, क्योंकि माई नदी के कांठ यानी किनारे पर स्थित है। और 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग, कहाँ का मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था भैंसवाड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण क्या कहलाता है? ऊपर माल कहलाता है। ये भी बात भी हमने कल कर ली थी। और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र किसकी अधिकता के कारण? पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरुआ कहलाता है। और जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा को बागड़ कहा जाता था, ना कि बांगड़। बागड़ या वागड़, ठीक है, यहाँ की बोली वागड़ी थी। कोटा बूंदी का प्रदेश हाड़ौती, सिक्कर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता था। ये हमने कल तक पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास का काल विभाजन, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा इस किताब की, और इसको आपको एकदम सीरियस से लेकर पढ़ना है। तो मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। यानी मोटे रूप से मानव का जो संपूर्ण इतिहास है, किसका? मानव का जो संपूर्ण इतिहास है उसको 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन सीधा आ जाए कि मानव का संपूर्ण इतिहास को कितने कालों में बांटा है, तो 3 कालों में बांटा है। ठीक है, पहला है प्राक युग, कौन सा है? प्राक युग। दूसरा कौन सा है? आदि युग। तीसरा ऐतिहासिक युग। तो नाम नाम भी ध्यान में रखना आपको, पहला प्राक युग, दूसरा आदि युग, तीसरा ऐतिहासिक युग। एक बात और कह रहा हूँ, ये अगर आपके सिलेबस में ना भी हो तो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि 10th तक का स्टैंडर्ड होता है ना, वहां से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी कई बार आ जाते हैं। ठीक है, प्राक युग, आदि युग और ऐतिहासिक युग। अब देखो प्राक युग किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। यानी प्राक युग में मानव का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, मतलब उन्हें पता ही नहीं था भाई लिखना क्या है, पढ़ना क्या है, इनको पता नहीं था। यानी लेखन कला का इनको परिचय नहीं था। पढ़ने की बात नहीं है, लेखन कला से मानव क्या था? अपरिचित था। किस युग में? प्राक युग में मानव लेखन कला से अपरिचित था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आदि युग में क्या है कि इतिहास के उस काल को संज्ञा दी जाती है आदि युग की जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, मतलब उनको लेखन कला का परिचय था किंतु वह अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि को भी पढ़ना संभव ना हो। मतलब प्राक युग में तो लोगों के लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं, यानी वो लेखन कला से बिल्कुल ही अपरिचित है। लेकिन आदि युग में क्या है? आदि युग में लिखित साक्ष्य तो क्या है? उपलब्ध है, लेकिन यह तो अस्पष्ट है या उस लिपि को पढ़ना अभी तक संभव ना हुआ। क्योंकि हड़प्पा की एक लिपि आपने पढ़ी होगी, वो लिपि भी अभी तक पढ़ने योग्य नहीं है, अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है। तीसरा युग ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित साक्ष्य उपलब्ध है। यानी जो ऐतिहासिक युग है इस काल में जो भी साक्ष्य है वो एकदम पढ़ने योग्य है। ठीक है। अब देखो 3 युगों को बांटा है मानव के संपूर्ण इतिहास को। पहला है प्राक युग। कौन सा है? प्राक युग। ये आपको शॉर्ट में लिख लेना है। पहला प्राक युग। इस युग में क्या था कि मानव लेखन कला से अपरिचित है, यानी लेखन कला के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे, बिल्कुल भी कोई साक्ष्य नहीं मिले थे प्राक युग में। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आदि युग। आदि युग में क्या था? लेखन कला के साक्ष्य तो मिले हैं। आदि युग में क्या है? लेखन कला के साक्ष्य मिले लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर तीसरा है ऐतिहासिक युग। कौन सा युग है? ऐतिहासिक युग। इस युग के साक्ष्य
मिले भी हैं और पढ़े भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 युग हैं और तीनों युगों से कथन कारण वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि प्राक युग का मानव लेखन कला से परिचित था। कथन ये आ गया। फिर कारण यह दे देंगे उस काल के लोगों को पढ़ना आता था, लेकिन दोनों गलत हो गए, कथन और कारण। तो कैसा भी क्वेश्चन है आपको कर लेना है। वापस बता रहा हूँ, प्राक युग में मानव को लेखन कला का परिचय नहीं था, इसलिए लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। आदि युग में मानव को लेखन कला का तो परिचय हो गया था, लेकिन वो पढ़ने योग्य नहीं थे। ऐतिहासिक युग में उनके जो साक्ष्य मिले हैं उनसे पता लग रहा है कि उसे पढ़ा जा सकता है। लेखन कला से परिचित था तभी तो पढ़ा जा सकता है ना। तीनों युग आपको शॉर्ट में ध्यान में रखने हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं हम। हाँ, उस काल के इतिहास को, ठीक ही हो गया। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रमों को इस प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। अब प्राक युग, अब इनकी समय सीमा। ये प्राक युग कब से कब तक? प्राक युग यानी सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक। प्राक युग किसे कहते हैं? सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा के पूर्व तक का समय है प्राक युग। ठीक है, फिर आदि युग, ये हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल क्या कहलाता है? आद्य युग। और ऐतिहासिक युग, युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। देखो, इस पैराग्राफ का सारांश ये निकलता है कि मानव इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राक युग, कौन सा युग? प्राक युग, फिर आद्य युग। प्राक युग, आद्य युग, ठीक है, प्राक युग हो गया, आद्य युग हो गया, फिर ऐतिहासिक युग हो गया। ऐतिहासिक युग, ठीक है साथियों। तो ये तो क्या है? मानव इतिहास से लेके हड़प्पा से पहले, यानी शुरू से लेके हड़प्पा सभ्यता थी ना, हड़प्पा से पहले का युग है प्राक युग। इसमें मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। फिर आद्य युग, आद्य युग कब से है? हड़प्पा से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। कब तक? 600 ईसा पूर्व तक का काल आद्य युग कहलाता है। इस काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, फिर ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं? ये 600 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक, 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। ठीक है, इसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो पढ़ने योग्य है। ये आया ना शब्द सुपट्टी है, ये देखो सुपट्टी है ना, इन्हें पढ़ा जा सकता है। तो शॉर्ट में ये चीज आप ध्यान में रख लेना। इस पैराग्राफ का कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपके गलत नहीं होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्राक युग पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक युग यानी प्राक युग में राजस्थान में क्या था उसके बारे में हम देखेंगे। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटी में हुआ। मानव सभ्यता का उदय कहाँ हुआ? नदी घाटी में हुआ। अब क्वेश्चन आ जाए, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटी में क्यों हुआ? RS मेंस का क्वेश्चन आ जाए तो भी यहाँ से आंसर निकल सकता है। क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यह अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और क्या था, यहाँ सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। ठीक है, अब देखो, वापस देखो एक बार, मानव सभ्यता का उदय कहाँ पर हुआ? क्वेश्चन आ जाए नदी घाटी में। क्यों हुआ? क्योंकि नदी घाटियों में तो जल खूब था, पीने के लिए जल जरूरी है, खेती के लिए भी जल जरूरी है। ठीक है, और खाने के लिए वहाँ क्या, कंदमूल और फल भी मिल जाता है। अगर मानव को जीवित होना होगा, जीवित रहना है, तो उसे कुछ खाना भी पड़ेगा। कंदमूल फल ये भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। और सघन वन थे तो वहाँ पशु पक्षी भी थे, तो उसका वो मांस भी मानव खा सकता था। तो मानव सभ्यता का उदय सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? नदी घाटी में। क्वेश्चन आ गया, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटी में क्यों हुआ? RS मेंस का क्वेश्चन है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको लिखना है कि एक तो वहाँ जल की प्रचुरता है और वहां से उत्पन्न होने वाले कंदमूल और फल भी वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिससे वह मनुष्य जीवित रह सकता है खा पी कर। और सघन वन थे, इसलिए वहां पर पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, उसका मांस खा लेते थे। तो शुरू में मानव क्या था? मांसाहारी था। इस पंक्तियों से इसका अर्थ यही निकल रहा है। ठीक है साथियों, अब आगे देखो। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी, फिर भी राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है। यानी सैकड़ों वर्षों यानी हजारों साल पूर्व राजस्थान की स्थिति कैसी थी? सब तरफ मतलब हरियाली हरियाली थी, सब थी। ठीक है, लेकिन राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, लेकिन पहले यह मरुस्थल नहीं था। यहाँ पहले क्या था देखो। किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि पर समुद्र विद्यमान था। जहां पर आज मरुस्थल है वहां पर पहले क्या था? समुद्र था। ठीक है, सरस्वती और दृश्यवती नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। मतलब आज जहाँ मरुस्थल है पहले यहाँ समुद्र था, सरस्वती और दृश्यवती नदियां इसी समुद्र में आके गिरती थी। ये आपको ध्यान में रखना, ये अपने राजस्थान की बात हो रही है। अब जहाँ मरुस्थल है चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई दे रही है, तो विद्वानों का मानना या मान्यता है कि पहले वहां पर समुद्र विद्यमान था
उसमें कौन सी नदियां आकर गिरती थी? सरस्वती और द्रस्वती नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। ठीक है, ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई मानव सभ्यता का जब जन्म हुआ तो क्या राजस्थान से हुआ है? क्योंकि पहले अगर मरुस्थल होता तो नहीं होता बिल्कुल ही। मरुस्थल में लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए फल फूल चाहिए, और पशु पक्षी भी जरूरी है, क्योंकि शुरू में मानव मांसाहारी था। तो यहाँ पर समुद्र था, पहले क्या था? पश्चिमी राजस्थान में जहाँ आज मरुस्थल विद्यमान है, पहले यहाँ क्या था? समुद्र था। ठीक है, समुद्र गलत होता है, ध्यान रखना, समुद्र होता है शुद्ध, हिंदी में ध्यान रखना आपको। ठीक है, समुद्र था। तो इसी कारण मानव सभ्यता का उदय भी शुरू में नदी घाटी में हुआ था, और ये इसके अच्छे साक्ष्य है समुद्र का विद्यमान होना। तो सुना जाए, पश्चिमी राजस्थान में जब समुद्र विद्यमान था तो वहां पर कौन सी नदियां आकर गिरती थी? सरस्वती और द्रस्वती। ठीक है साथियों, आगे देखो, मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। जब मानव सभ्यता का उद्भव हुआ, मानव सभ्यता की जब शुरुआत हुई, उद्भव हुआ, तो इस काल को क्या नाम देते हैं? पाषाण काल। क्वेश्चन सीधा आएगा, मानव सभ्यता के उद्भव के काल को कहा जाता है तो पाषाण काल कहा जाता है। देखो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। कथन आ जाए, मानव सभ्यता के उद्भव के काल को पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखो कथन करने वाला क्वेश्चन खूब सारे बन जाएंगे। अभी हम ये क्वेश्चन करने लगेंगे फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि लंबा हो जाएगा मामला। ठीक है, तो अभी हम इनका एक एक लाइन, एक एक अक्षर अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे जो इस किताब में। एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं हर बार यही कहता हूँ, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें सिर्फ क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। विद्वान हम बाद में बन जाएंगे, आराम से अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लेंगे, बड़ी बड़ी पढ़ लेंगे। एक बार सेलेक्ट हो जाए ना, तो सब आसान हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक बार इस पैराग्राफ को हम और देखें, और आपको भी मैं कह रहा हूँ, जैसे हम यहाँ धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको घर पे देखना है, वैसे ही धीरे धीरे पढ़ना है। क्योंकि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और बार बार पढ़ो। इससे क्या है, आपकी चीजें मजबूत हो जाती है। हम क्या निपटा देते हैं, जितने टाइम हमने पढ़ा ना, आप पूरा पेज पढ़ लेते हैं मेरे हिसाब से, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वापस देखो एक बार, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटी में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नदी घाटी में जल की प्रचुरता थी, और यहाँ उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल भी यहाँ प्रचुर मात्रा में क्या थे? उपलब्ध थे। ठीक है साथियों, और क्या है, और सघन वनों के कारण यहाँ पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, इसलिए उदय नदी घाटी में हुआ था। और सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक कई स्थिति ऐसी ही थी, यहाँ पर सब चीजें थी, समुद्र था। ठीक है ना, जहाँ मरुस्थल है वहां पहले क्या था? समुद्र विद्यमान था। सरस्वती और द्रस्वती नदियां इस समुद्र में आकर गिरा करती थी। ठीक है, और मानव के लिए स्थिति सर्वदा उपयुक्त थी। उपयुक्त क्यों थी? क्योंकि वह समुद्र था। ठीक है, और आगे देखो, मानव सभ्यता के उद्भव के काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इसे 3 भागों में बांटा है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक तो पूर्व पाषाण काल, कौन सा काल? पूर्व पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है उत्तर पाषाण काल। तीसरा कौन सा है? उत्तर पाषाण काल। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है क्या नहीं है, वही देखेंगे जो इस किताब में, एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे। ठीक है ना, कई जने कहते हैं सर एक्स्ट्रा चीजें मत बताओ, क्योंकि ये किताब फिर अच्छे से हो नहीं पाती है। तो हम एक्स्ट्रा जो मेरे नोट्स हैं वो हम बाद में अलग से एक्स्ट्रा में देख लेंगे। तो एक बार हमारी कोशिश रहेगी कि इस सिलेबस को अच्छे से कर ले, इस किताब में जो भी दे रखा है। ठीक है साथियों, तो अब हम शुरू करते हैं पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में क्या है अभी हम ये देख लेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी फायदा हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है साथियों, पूर्व पाषाण काल, मानव सभ्यता को यानी पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। तो पहला है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में क्या है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं, यानी राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उदाहरणों से ज्ञात होता है। क्वार्टजाइट पत्थर ध्यान में रखना आपको। ठीक है, यानी मानव सभ्यता का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से किसी को अभी तक ज्ञात नहीं है। लेकिन इस हमारे राजस्थान में खूब उत्खनन हुए, और वहां से विभिन्न प्रकार के जो पाषाण उपकरण मिले, विशेष रूप से किस पत्थर के? क्वार्टजाइट पत्थर के जो उपकरण मिले किस काल में? पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल में पूछ ले जो उपकरण मिले वो कौन से पत्थर कहते हैं? वो क्वार्टजाइट पत्थर कहते हैं। किस पत्थर कहते हैं? क्वार्टजाइट। ये क्वार्टजाइट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है। ये आज से लगभग 2 या 1.5 लाख पूर्व
राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। आपको सुना जाए, आज से 1.5-2 लाख पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। इसका पता चलता है किससे? क्वार्टजाइट पत्थर के जो उपकरण मिले हैं और पाषाण के, उससे पता चल रहा है कि आज से 1.5 या 2 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। किससे? क्वार्टजाइट पत्थर के जो उपकरण थे उससे। ठीक है। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली। अब देखो, क्वार्टजाइट पत्थर की बनी हुई एक हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी, ठीक है, वो खोज निकाली किसने? C.A. हैकेट ने। कब? 1870 में। देखो सीधा क्वेश्चन आएगा, जो जयपुर और इंद्रगढ़ से हस्त कुठार किसने खोजी? C.A. हैकेट ने। जयपुर और इंद्रगढ़ से हस्त कुठार कब खोजी गई? 1870 में। C.A. हैकेट ने जो हस्त कुठार खोजी, कहां से खोजी? जयपुर और इंद्रगढ़ से। तो कैसा भी क्वेश्चन बने आपको कर लेना। किससे बनी थी? पत्थर से बनी थी। कौन सा पत्थर? क्वार्टजाइट पत्थर से बनी थी। ये आपको सब चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कुछ समय पश्चात शेटनगार ने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसने खोजा था पहले तो C.A. हैकेट ने, लेकिन बाद में शेटनगार था एक, इसने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण खोजे। ठीक है। झालावाड़ से उपकरणों की खोज किसने की? शेटनगार ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाकर सराहनीय योगदान दिया। अब देखो वापस इसमें क्या है, एक तो जयपुर और इंद्रगढ़ से तो किसने खोजी? पत्थर से बनी हस्तकुठार? C.A. हैकेट ने। और शेटनगार ने झालावाड़ से इस युग के अन्य उपकरण खोजे। कुछ सुना जाए, क्वार्टजाइट पत्थर के जो उपकरण बने हुए थे वो झालावाड़ से किसने खोजे? शेटनगार ने। ठीक है। बाद में इन्होंने तो ऐसे किया, फिर योजनाबद्ध रूप से उत्खनन हुआ यहाँ पर। कैसे योजना? एक प्रोसेस के तहत उत्खनन हुआ, जिसमें किसका योगदान? एक तो भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग कहाँ पर है? नई दिल्ली। इन्होंने उत्खनन किया। फिर डेक्कन कॉलेज कहाँ पर है? पूना में। कहाँ पर है डेक्कन कॉलेज? पूना में। यहाँ के जो थे वीरेंद्रनाथ मिश्र, इन्होंने भी उत्खनन किया। फिर राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के कौन थे? R.C. अग्रवाल, विजय कुमार और हरिश्चंद्र मिश्रा आदि ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। अब सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, पूर्व का पाषाणकालीन जो सभ्यता थी राजस्थान, उसमें किसने योगदान नहीं दिया? किसने उत्खनन नहीं किया? तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। एक तो डेक्कन कॉलेज पुणे का वीरेंद्र मिश्र का नाम ध्यान में रखना है। एक राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के 3 नाम है, R.C. अग्रवाल, विजय कुमार और हरिश्चंद्र मिश्रा। ठीक है। और एक कौन था? भारतीय पुरातत्व विभाग। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल एवं बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। मतलब अब क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान का मतलब इन जिलों में इन्होंने उत्खनन किया। किन जिलों में? अजमेर, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अच्छा जयपुर 2 बार बोल दिया मैंने ना, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की जो प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल और बनास उसकी सहायक नदियां, चंबल और बनास की सहायक नदियां कौन सी है वो आपको लिख लेनी है, क्योंकि इन नदियों के किनारे इन्होंने उत्खनन का कार्य किया है। किन्होंने? जो हमने अभी ऊपर नाम पढ़े हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी आलचीन को है। अब पूछ लें, जालोर में इस युग के उपकरणों की खोज किसने की? बी आलचीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जालोर में पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? बताओ। तो बी आलचीन ने। सीधा आ जाए, जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने की? तो बी आलचीन ने। बी आलचीन ने कौन उपकरणों की खोज कहां पर की? जालोर में की। जालोर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना। जालोर को तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं जालोर। तो जालोर, विशेषकर सांचौर सब जानते हैं। ठीक है, तो आगे देखो आप, स्पष्ट है कि उपर्युक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। तो ये हो गया पूर्व पाषाण काल। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। एक बार क्यों रिवीजन और हो जाए। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ है निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है। मतलब पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के उपकरण हमें मिले हैं। आज से 2 या 1.5 लाख पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। ये किससे पता चलता है? इन पत्थरों के उपकरण से। तो 1870 में C.A. हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी हाथ से बनी हुई
कुठार यानी कुल्हाड़ी खोज निकाली, हैंड एक्स ये इंग्लिश नाम भी ध्यान में रखना है। बाद में शटनगार ने झालावाड़ से खूब शटनगार ने झालावाड़ से भी इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। बाद में इसका योजनाबद्ध उत्खनन हुआ जिसमें भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का योगदान था। ये नई दिल्ली में है, ठीक है, ये विभाग। फिर डेक्कन कॉलेज पुणे के वीरेंद्र नाथ मिश्र ने भी अपना योगदान दिया। फिर राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इन्होंने विशेषकर खोज कहाँ करी? अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक, ठीक है। और कौन सी नदी? चंबल और बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे। इन सहायक नदियों का नाम लिख लेना है। हो सकता है ये नदियां देकर एग्जामिनर इनकी सहायक नदी दे दे कि ये नदी कौन सी काल की नदी है, ये पूर्व पाषाण काल में कौन सी नहीं थी, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक ही जालौर वाला ध्यान में रखना, बी आलचीन, इसने जालौर में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे। इस युग यानी पूर्व पाषाण काल युग, ठीक है। अब अगला है मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी राजस्थान में मध्य पाषाण काल है ना, कि प्रागैतिहासिक काल के बाद मध्य पाषाण काल रहा है। एक मिनट, मध्य पाषाण काल रहा। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों। देखो, पूर्व पाषाण काल किस नदी के चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो खोज हुई वो पूर्व पाषाण कालीन उपकरण वहां मिले हैं, ठीक है। लेकिन मध्य पाषाण काल में पश्चिमी राजस्थान में लूणी, ठीक है, उसकी सहायक नदियां, लूणी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ की बेडस नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले। अब क्वेश्चन आएगा, पूर्व पाषाण कालीन उपकरण कहाँ से मिले हैं? चंबल और बनास नदी के बनास की सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता के उपकरण मिले हैं, ठीक है। अब आ जाए मध्य पाषाण कालीन उपकरण कौन सी नदी घाटियों के आसपास मिले? एक तो लूणी और उसकी सहायक नदियों, फिर चित्तौड़ की बेडस नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले। सीधा क्वेश्चन आएगा, मध्य पाषाण कालीन उपकरण नहीं मिले, ऑप्शन दे देंगे लूणी और उसकी सहायक नदियां, ऑप्शन बी बेडस नदी घाटी, तीसरा विराटनगर और चौथा दे देंगे बनास नदी। तो बनास नदी इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन आपको खुद को बनाना है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अगर हमने ढंग से एक एक चीज पढ़ रखी है तो मेरे हिसाब से आपको कभी कोई दिक्कतें नहीं आ सकती, ठीक है साथियों। तो मध्य पाषाण कालीन उपकरण कहाँ से मिले? पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों के किनारे, और चित्तौड़ में बेडस नदी घाटी में, और विराटनगर जो जयपुर में है से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। इस काल में उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है। मतलब जो पूर्व पाषाण काल था उस टाइम के जो उपकरण बड़े मिले थे, जैसे कुल्हाड़ी बड़ी होती है ना, बड़े उपकरण मिले थे। लेकिन इस काल के उपकरण कैसे थे? एक तो छोटे थे, हल्के थे और कुशलता से यानी एकदम कारीगरी से निर्मित है। और उस टाइम के तो एकदम बेगड़ थे, मतलब ऐसा अलग से ही था, जैसे कोई खुरपा मिल गए तो ऐसा ही है। मतलब उसमें वो एक कला होती है ना, ढंग से महीन कलाकारी, वो नहीं थी। लेकिन इस काल के उपकरण एकदम छोटे थे, हल्के थे और कुशलता से निर्मित थे। जैसे कोई कारीगर कोई चीज बनाता ना, वैसे ये निर्मित है ये उपकरण। अब देखो, पूर्व पाषाण कालीन उपकरण तो क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे। किससे? क्वार्टजाइट पत्थर, मैंने 3-4 बार आपको अंडरलाइन करवाया था, विशेष रूप से आया था, ठीक है। और इस काल के उपकरण देखो, जेस्पर, किससे बने थे? जेस्पर, और किससे? एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट के यहाँ भी थे लेकिन वहां खाली क्वार्टजाइट के थे, ठीक है। कलसेडोनी आदि पाषाणों से बने थे। मतलब मध्य पाषाण काल के उपकरण किससे बने थे? जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कलसेडोनी आदि पाषाणों से निर्मित थे, ठीक है। और उस टाइम के पत्थर सिर्फ पूर्व पाषाण काल के, वो किस टाइम के थे? किस टाइम के थे बताओ? वो थे क्वार्टजाइट पत्थर के विशेष रूप से बने हुए थे। और इनमें देखो, ये नाम ध्यान रखना है आपको स्पेशली, ठीक है। तो उपकरण मध्य पाषाण काल में इन धातुओं से बने थे, जिनमें देखो वहां तो आज तो कुठार मिली, कुल्हड़ मिली, अब यहाँ क्या क्या मिला है? मध्य पाषाण काल में कौन कौन से उपकरण मिले हैं उनके बारे में पता रखना है। तो ब्लेड मिली है, क्या मिली है? ब्लेड। देखो ब्लेड कितनी तीखी होती है, एकदम कुशलता से बनी हुई है, एकदम बराबर साइज की है ना ब्लेड। फिर इग्रेवर, क्या मिला? इग्रेवर, ठीक है, ये भी कोई उपकरण है। फिर ट्रायंगल, फिर मिला क्रेसेंट, फिर ट्रेपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। देखो, अब क्वेश्चन आ जाएगा सीधा ही कि मध्य पाषाण काल से क्या नहीं मिला है? तो मध्य पाषाण काल से ये उपकरण मिले हैं, ब्लेड मिली है, इग्रेवर मिला है, ट्रायंगल मिला है, कैसेंट मिला है, ट्रेपेज मिला है, स्क्रेपर मिला है, पॉइंटर मिला है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, नाम दे दे भाई, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, ये क्या था? तो ये मध्य पाषाण काल के उपकरण थे, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आए हमें करना है, डरना नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं डरना है। डरता वो जो पढ़ता नहीं है, ठीक है। आगे देखो, पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण
उपकरण कहा गया। पत्थरों के जो उपकरण बने थे नहीं, जो हमने इतने पढ़े, इन उपकरणों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण भी कहा गया है। ठीक है साथियों। फिर है अगला उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। ठीक है। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में उत्तर यानी नव पाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ। यानी जहाँ भारत के अन्य भागों में नव पाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ, तो राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा है। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के उपकरण प्राप्त हुए। तो उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? ये जिले हैं, इनके आपको को नाम ध्यान में रखना। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है साथियों। फिर भी आपको एक बार ऊपर ऊपर का देख लेना है। तो अब तक हमने जो पढ़ा, एक बार थोड़ा रिविजन हो जाए। ठीक है। ये हमने पढ़ा है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक राजस्थान, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और यहाँ क्या क्या चीजें बड़ी देखना है कि मानव सभ्यता का उदय नदी घाटी में हुआ, क्योंकि नदी घाटी में जल की प्रचुरता थी और यहाँ पर कंद मूल भी मिल जाते थे। सघन वनों के कारण यहाँ पशु पक्षी भी आसानी से मिल जाते थे। ठीक है। आज जहाँ मरुस्थल है, पहले वहाँ क्या होता था? समुद्र हुआ करता था। ठीक है। और वहां पर सरस्वती और सरस्वती नदियां आकर इसी समुद्र में गिरा करती थी। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और मानव सभ्यता का उद्भव हुआ इस काल को पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। फिर हमने पढ़ा पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में क्या है कि राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये तो कुछ पता नहीं, लेकिन जो उपकरण मिले हैं वो विशेषकर क्वार्टजाइट पत्थर के उपकरण इस टाइम मिले हैं, और जो 1.5 या 2 लाख वर्ष पूर्व मानव संस्कृति का होने का अनुमान देते हैं। ठीक है। क्वार्टजाइट पत्थर के उपकरण। फिर 1870 में सी हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हस्तकुटार यानी हैंड एक्स निकाली। फिर शेटनकार ने झालावाड़ से कुछ उपकरण खोजे। ठीक है। फिर बाद में इन्हें लगा उपकरण खोज रहे हैं, तो बाद में व्यवस्थित इसका उत्खनन हुआ। व्यवस्थित उत्खनन में किस किस का योगदान था हमने पढ़ा था। भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के 3 देव आर सी अग्रवाल, विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा। ठीक है। इन्होंने खोज करी थी। कहाँ कहाँ करी? ये जिलों के नाम है। और जालौर से भी आल चीन ने इस युग के उपकरण खोजे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हमने देखा था ये पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है। लूणी और उसकी सहायक नदियों के किनारे वहां चंबल और बनास नदियां थी पूर्व पाषाण काल में। ठीक है। तो यहाँ पर इनसे बने थे जेस्पर, एग्रेट, चट, कार्नेलाइन, क्वार्टजाइट, कल्सीडोन। इससे पाषाणों, इन पाषाणों से बने थे। क्या क्या बने थे? ब्लेड है, ग्रेवर है, ट्रायंगल है, क्रेसेट है, ट्रेपेज है, स्क्रेपर है, पॉइंटर है, आदि उल्लेखनीय जो मध्य पाषाण काल से मिले। फिर नव पाषाण काल है, इनका उदय भी राजस्थान में हुआ था। तो ये मेन जिले ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों। तो हमने कोशिश करी है इन चीजों को धीरे धीरे पढ़ने की, और उम्मीद है आप इन्हें देखोगे तो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है साथियों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे और पढ़ेंगे, और ऐसे ही हम धीरे धीरे पढ़ेंगे जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे दे, ये किताब अच्छी किताब है, ऐसी किताब नहीं है। ठीक है ना। अच्छी किताब है, आपको इसे पढ़ना है, बढ़िया से मन लगा के पढ़ना है, और हार बिल्कुल नहीं माननी है। ठीक है साथियों। तो धीरे धीरे पढ़ना है ना। कबीरदास जी का दुआ, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होई। तो आपको धैर्य रखना, ऐसे नहीं कि बस एकदम से चीजें हो जाए, धीरे धीरे सब चीजें होती है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।